आज के करंट अफेयर क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और रोजाना की तरह आज का सुविचार। ऐसा कहा जाता है कि आपके विचार जैसे होंगे, आप खुद भी विचारों के अनुरूप ही ढल जाएंगे। अतएव आप अपने आप को इस तरीके से ढालें कि अच्छे विचारों का संग्रह हो पाए, पुंज हो पाए आपके पास, और उसी तरीके से आप देखेंगे, उसी अनुरूप आप देखेंगे कि आप भी धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। जैसे कि स्वामी विवेकानंद का एक कथन है कि विचार व्यक्तित्व की जननी होती है। जैसा आप विचार करेंगे आप खुद भी वैसा ही बन जाएंगे। आज करंट अफेयर्स के क्रम में हम कुछ टॉपिक्स को लेंगे और रोजाना की तरह उसको पॉइंट बाय पॉइंट समझने का प्रयास करेंगे। मेरी भरकस कोशिश होगी कि मैं उसको समझा सकूं। पहले हम एक नए इनिशिएटिव की बात करेंगे जो इंडियन गवर्नमेंट ने अभी हाल में ली है। आत्मनिर्भर भारत नवाचार प्रतिस्पर्धा। आत्मनिर्भर भारत नवाचार प्रतिस्पर्धा। ये प्रतिस्पर्धा किस चीज़ के लिए? क्योंकि आपको पता होगा कि भारत और चाइना के मध्य में जो अभी स्थिति है वो विकराल रूप लेती जा रही है, दिन प्रतिदिन लेती जा रही है। और बैकग्राउंड में अगर आप देखें तो गृह मंत्रालय की ओर से रिपोर्ट ये जारी की गई थी कि लगभग 59 ऐप को जिसका संबंध चाइना से था उसको बैन किया गया। देश की संप्रभुता और अखंडता को लेकर। उसी क्रम में आत्मनिर्भर भारत नवाचार प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया गया है। इसके माध्यम से नए ऐप्स को बनाने की बात की जा रही है। वर्ल्ड वाइड और विद इन इंडिया में जितने भी लोग होंगे उनको स्पेशली इनवाइट किया जा रहा है। इन ऐप्स में आप बहुत डिफरेंट टाइप्स के ऐप्स को इंक्लूड कर सकते हैं। ई लर्निंग ऐप्स हैं, आपके वर्क फ्रॉम होम है, गेमिंग ऐप्स हैं इत्यादि। दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो है वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन की शुरुआत कोविड-19 जो पैंडेमिक है उसके कॉन्टेक्स्ट में इसकी शुरुआत की गई थी। इनमें हवाई जहाज़ों के माध्यम से जो भारतीय नागरिक हैं और अन्यत्र कहीं फंस गए हैं उनको वापस अपने देश लाने की बात की जा रही है। उनमें से कुछ जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहाँ से भारतीय नागरिकों को वापस अपने देश बुलाया जा रहा है। हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है लीड इन आखिरकार क्यों होंगे और इसकी चर्चा क्यों की जा रही है? क्योंकि आप विगत प्रश्नों को देखें, उसमें पूछा जाता है कि प्रमुख व्यक्तित्व और किस खेल से जुड़े हुए हैं। इन्होंने हाल में ही संन्यास की घोषणा की है और ये बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं। इनका संबंध चाइना से है। अगर आप बीपीएससी के बैक ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे तो उसमें ये बात पूछी गई थी कि सिख आंदोलन आखिरकार कहाँ हुआ था और उनमें किन मुद्दों को शामिल किया गया था। इसी में एक बाइकॉट चाइना मूवमेंट है। अगर हम बाइकॉट चाइना मूवमेंट की बात करें तो उसमें पार्टिसिपेशन है। पार्टिसिपेशन किनका है? जो आपके इंडियंस हैं या फिर जो तिब्बतियंस हैं और भी अलग अलग मुल्कों के लोग, और चाइना के विरोध में इन्होंने वहाँ पे आंदोलन किया है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की ओर। स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस। हम देखते हैं कि 1765 से लेकर 83 का वो काल है जब अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम चले थे और उसको लीड किया था जॉर्ज वॉशिंगटन ने, जो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति भी बने थे। उस वक्त में 13 उपनिवेश थे और उन 13 उपनिवेशों में
ये आंदोलन सक्रिय रूप से खड़ा हो चुका था और हम कालांतर में देखते हैं कि अमेरिका फिर एक अलग राष्ट्र के रूप में अपने आप को प्रतिस्थापित करता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो फेमस पर्सनैलिटी के बारे में है। चाहे हम इंडियन बैकग्राउंड के बारे में बात करें या वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करें, ये है हमारे स्वामी विवेकानंद। चूंकि इनकी पुण्यतिथि थी तो ये एक बार फिर से चर्चा में है। यूपीएससी के प्रश्न को देखें तो उसमें भी स्वामी विवेकानंद से आपको रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे और मिल जाएंगे, और बीपीएससी में तो मैं उनमें से ही कुछ प्रश्नों को समेटने का प्रयास कर रहा हूँ। पहला जो आपका पॉइंट बनता है इस पे, इनके बचपन का नाम नरेंद्र था। इसके अतिरिक्त ये काफी कुशाग्र बुद्धि के थे। इन्होंने 1893 के आसपास विश्व धर्म सम्मेलन जो अमेरिका में हुआ था वहां पे इन्होंने भाग लिया था और भारतीय हिंदू धर्म को उसकी पराकाष्ठा तक पहुंचाया था और जो भारतीय धर्म में जो निहित तत्व हैं उसको बताने की भरसक कोशिश की थी। 1896 की बात हम करें तो भारत आकर वो रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। इसके अतिरिक्त इनके जन्म दिवस पर यानी कि 12 जनवरी को हम नेशनल यूथ डे भी सेलिब्रेट करते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस भी हम सेलिब्रेट करते हैं। इनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था, क्योंकि आप बीपीएससी के क्वेश्चन को देखेंगे तो उसमें पूछा जाता है कि जो फेमस पर्सनालिटी हैं और उनसे संबंधित जो उनकी वाइफ्स हैं या फिर मदर हैं, जैसे चिंतामणि के बारे में पूछा गया था कि चिंतामणि कौन है, शारदा देवी कौन है। तो आप इसको भी ध्यान में लेकर चलें कि स्वामी विवेकानंद की माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। बढ़ते हैं हम अगली टॉपिक की ओर। यह है हमारा अपने अगली टॉपिक की ओर। यह है हमारा अभी हाल ही में रूस के घटना चक्र के क्रम पर हम अगर प्रकाश डालने का प्रयास करें तो हम देखेंगे वहां पे राजनीतिक हालात कुछ बदले से हैं और वहां पे राष्ट्रपति के पद को लेकर असमंजस की स्थिति है। संविधान संशोधन की स्थिति देखी गई थी आज से 3 महीने पहले और उसके लिए जनमत संग्रह करवाया गया और आखिरकार जो संविधान संशोधन निकलकर सामने आया है तो इन शॉर्ट अगर हम समझने की कोशिश करें तो लगभग 2036 तक, कब तक 2036 तक अगर आप देखेंगे तो पुतिन साहब, व्लादिमीर पुतिन साहब वहां के राष्ट्रपति पद पर रह सकते हैं। वहां उस पद पर रहने के लिए उनका मार्ग प्रशस्त हो गया। अब हम कुछ ज्योग्राफी के टर्म्स को लेते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी में जब आप देखेंगे यूपीएससी या बीपीएससी तो यूपीएससी में भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, भूस्खलन, इन सब चीजों को शामिल किया जाता है और उनमें जो टर्म्स हैं, टर्म्स के बारे में आपकी समझ बहुत बेहतर होनी चाहिए। तो उन्हीं में से हम कुछ टर्म्स को ले रहे हैं जो आपको भूकंप से रिलेटेड है। तो पहला हमारा आता है तनाव ऊर्जा। क्या है ये? तनाव ऊर्जा। तनाव ऊर्जा को अगर देखेंगे आपको पता है विश्व जो बटा हुआ है, अलग अलग प्लेटों पे बटा हुआ है, उनके ऊपर कॉन्टिनेंट्स हैं और उनके बीच में संचरण भी होता रहता है। अपसारी संचरण, अभिसारी संचरण। तो ये प्लेट टेक्टोनिक्स जो हैं आपके, जब ये खिसकते हैं, अभिसारी या अपसारी मूवमेंट्स इसमें हो रहे हैं, तो इसके फलस्वरूप क्या होता है, जो पृथ्वी है और पृथ्वी के अंदर जितनी भी एनर्जी है वो बाहर निकलती है और ये बाहर निकलती है, उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं? तनाव ऊर्जा कहते हैं। भूकंप से जुड़े हुए 2 स्केल्स की, और इन दोनों स्केल्स के बारे में आप जान लें। पहला हमारा है रिक्टर स्केल और दूसरा हमारा मर्केली स्केल। दोनों के बीच में डिफरेंस देख लें, बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है। रिक्टर स्केल का पैमाना जहां आप स्टार्ट करेंगे 0 से 10 तक होता है और इससे आप ऊर्जा का अनुमान लगा सकते हैं, यानी कि भूकंप की ऊर्जा कितनी थी आप उसको माप सकते हैं।
जबकि हमारा जो दूसरा है वो मर्केली स्केल है। और मर्केली स्केल में क्या होता है, आपको 1 से लेकर 12 तक आप माप सकते हैं। और इसमें आप ऊर्जा को नहीं मापेंगे, बल्कि कितना नुकसान हुआ है भूकंप के कारण, आप उसको मापते हैं। भूकंप को मापने के लिए हम क्या करते हैं, सेस्मोग्राफ का यूज करते हैं, और ये आपको रिलेटेड है रिक्टर स्केल से। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ें, उसका नाम है हागिया सोफिया संग्रहालय। हम हागिया सोफिया संग्रहालय के बारे में कुछ बातों को जान लें। अगर आप देखें तो ग्रीस, माफ कीजिएगा, अगला टॉपिक है हागिया सोफिया संग्रहालय। आखिरकार हम इसकी अवस्थिति की बात करें तो इसकी अवस्थिति तुर्की में है। कुछ हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझ लें ताकि चीजें आपके लिए आसान हो जाए समझने में। हम देखते हैं कि बाइजेंटाइन साम्राज्य था जिसके अंतर्गत तुर्की शामिल था, और वहां के राजा जस्टिनियन थे। जस्टिनियन ने सर्वप्रथम यहाँ पर एक गिरजाघर की स्थापना की थी, और इस गिरजाघर की स्थापना उन्होंने की थी 532 में। कालांतर में 7वीं शताब्दी में हम देखते हैं जब इस्लाम का अभ्युदय होता है वैश्विक स्तर पर, तब सुल्तान मोहम्मद द्वितीय का 1453 में यहाँ पर आक्रमण होता है, और वो इस गिरजाघर को चेंज कर देते हैं, मस्जिद में रूपांतरित कर देते हैं। और 1930 में खिलाफत मूवमेंट में आपको याद होगा जब तुर्की के खलीफा को हटाया गया था उनके पद से, तो हमारे यहाँ खिलाफत मूवमेंट हो गया था। तो 1930 में हम देखते हैं मुस्तफा कमाल पाशा ने क्या किया, उसको चेंज कर दिया, उस मस्जिद का रूपांतरण उन्होंने कर दिया संग्रहालय के रूप में, जो अभी चर्चित है। किस नाम से, तो हागिया सोफिया संग्रहालय के रूप में अभी चर्चित है। आगे हम रिपोर्ट की बात करेंगे। यह है हमारा यूएन यूनिवर्सल रिपोर्ट है। रिपोर्ट्स के बारे में यह है हमारा यूएन यूनिवर्सल रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर हम कॉन्टिनेंट की बात करें तो सबसे ज्यादा जो ई कचरा, इलेक्ट्रॉनिक्स कचरों की बात करें तो उसमें एशिया सर्वप्रथम है, और अगर हम देश की बात करें तो अमेरिका सर्वप्रथम है। भारत के स्थान के बारे में बात करें तो ये 5वें स्थान पे है। ई वेस्ट में आखिरकार होता क्या है, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं या जो कुछ भी आप आजकल जिससे कि आप ऑनलाइन सफरिंग कर सकते हैं या फिर टेक्नोलॉजी से अपने आप को जोड़ सकते हैं, बाद में जब वो यूज नहीं कर पाते हैं आप, क्योंकि टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ जाते हैं या एक टाइम ऑफ पीरियड के बाद आपके लिए यूजलेस हो जाता है, तो उसको हम ई वेस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे वेस्ट मटेरियल्स होते हैं जो आपके लिए हार्मफुल होते हैं। इस पूरी जो इकोलॉजी है उसके लिए ये नुकसानदायक है। उसी में पहला है मरकरी, कैडमियम, क्रोमियम। इसी तरीके से बहुत सारे तत्व हैं जो आपके लिए क्या है, नुकसानदायक है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये हम बात करेंगे असम में बाढ़, और बाढ़ के रीजंस क्या हैं, रीजंस के बारे में हम बात करेंगे। पहला, अगर असम की आप रूपरेखा देखें, भौगोलिक स्थिति देखें तो वो यू साइज का है। दूसरी बात, वहां पे भूकंप काफी आते हैं, भूस्खलन काफी होता है, जल जमाव की स्थिति देखी जाती है। इसके अतिरिक्त तटीय कटाव काफी होता है, जब नदियां अपने बहाव स्थल से बाहर की ओर निकल जाए, काफी जल का जमावड़ा हो जाए, इतना कि वो अपने तटबंधों से बाहर निकले, तो फिर आसपास में क्या होता है, आसपास के इलाकों में वहां पे बाढ़ की समस्या देखी जाएगी। बांधों का जो निर्माण किया गया है, तो बांधों के निर्माण के फलस्वरूप भी इस पे काफी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आप पानी को रोक कर रखते हैं, और जब पानी की मात्रा काफी हो जाती है तो आप पानी यकायक छोड़ते हैं, जैसा कि हम साउथ में देखते हैं, केरला में जो डिजास्टर हुआ था तो इसी के वजह से हुआ था। अतिक्रमण,
जो मानवीय गतिविधियां हैं या फिर जो भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप इंक्रोच कर रहे हैं लैंड को। और जो नदियां हैं उनके लैंड को जब इंक्रोच करेंगे तो फिर उनके बहाव का रास्ता तो अवरुद्ध होगा, अवरुद्ध होगा तो फिर रिफ्लेक्शन होगा उनका। नेक्स्ट है आपका जो आवासीय नदी द्वीप है, क्योंकि आपको पता है कि ब्रह्मपुत्र पे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो माजुली है। तो इन नदी द्वीपों के कारण भी हम देखते हैं कि बाढ़ की समस्या देखी जा रही है असम में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है टारगेट ओलंपिक योजना। टारगेट ओलंपिक योजना की बात करें तो इसका प्रारंभ सन 2014 में किया गया था। मंत्रालय खेल मंत्रालय से संबंधित है। इसका उद्देश्य क्या है? ओलंपिक खेल वैश्विक महाआयोजन होता है। इसमें भारत की तरफ से जो भी खिलाड़ी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनके अंदर इतनी क्षमता है, कैपेबिलिटी है कि वो पदक जीत सकते हैं। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से उनको क्या करेगी, हेल्प करने की कोशिश करेंगे। उनका प्रयास रहेगा कि ये उसमें सफल हो पाए, चाहे वो आर्थिक रूप से मदद करें या फिर कोचिंग की सुविधा। इनमें 9 खेलों को शामिल किया गया है और उन 9 खेलों में हम कुछ को जान लें, जैसे कि एथलेटिक्स है, आपका बैडमिंटन है, हॉकी है या फिर शूटिंग इत्यादि। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नागरहोल नेशनल पार्क। ये नागरहोल नेशनल पार्क आखिरकार है कहाँ पे, तो ये कर्नाटका में आपको अवस्थित है। इसके अतिरिक्त ये फेमस किस चीज के लिए नागरहोल, तो नागरहोल फेमस है आपको एशियाई हाथियों के लिए। नेक्स्ट जो इंडियन गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं हम उसकी बात करें। फिट है तो हिट है इंडिया। फिट है तो हिट है इंडिया, ये आपको खेल मंत्रालय, माफ कीजिएगा, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। और ये फिट इंडिया मूवमेंट इसी का एक भाग है। 29 अगस्त को हम खेल दिवस मनाते हैं, ये आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। तो उसी दिन फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की गई थी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैको मिया हीरा। ये वैको मिया हीरा क्या है, तो ये एक प्रकार की मछली है। क्योंकि प्रश्नों में कभी कभार आपको दे दिया जाता है कि वैको मिया हीरा किससे संबंधित है, किलबैक किससे संबंधित है, तो आपको इन सब चीजों को जानना होगा। नेक्स्ट कुछ हम वन लाइनर फैक्ट्स की बात करेंगे और कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे। विश्व का सबसे बड़ा कोविड सेंटर कहाँ खोला गया है, तो नई दिल्ली में। और राधा स्वामी सत्संग व्यास परिसर में इसका उद्घाटन किया गया और विद इन रिकॉर्ड 12 दिन के अंदर हमने इसको तैयार कर लिया है। अब हम बात करेंगे वैक्सीन की, कोविड-19 वैक्सीन की और भारतीय प्रयास कोविड-19 वैक्सीन की। हर एक जगह कोशिश की जा रही है, चाहे वो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा हो, अमेरिका या डिफरेंट कंट्रीज के द्वारा इस संबंध में प्रयास किए जा रहे हैं। भारत भी इसमें पीछे नहीं है। तो हम कुछ कोविड-19 वैक्सीन के बारे में बात करते हैं कि इंडिया ने क्या क्या कोशिश की है। तो भारत बायोटेक है, इन्होंने कोवैक्सीन नामक दवाई का निर्माण किया है और ये ह्यूमन ट्रायल के फर्स्ट स्टेज में है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं जाइडस कैडिला नामक कंपनी ने जाइकोव डी टीका इसका निर्माण किया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। और मध्य प्रदेश की क्यों बात करेंगे, क्योंकि इंतजार आपका एक कार्यक्रम चलाया गया है। ये एक सोशल मीडिया अभियान है ताकि इनमें पर्यटकों को अपने राज्य से जितनी भी संबंधित चीजें हैं, ऐतिहासिक धरोहर है, तो उसको कहीं ना कहीं प्रमोट किया जाए। आपको पता होगा कि महाकालेश्वर
मध्य प्रदेश में अवस्थित है। पंचमनी मध्य प्रदेश में अवस्थित है। कान्हा रिजर्व पार्क, वो भी आपका कान्हा भी मध्य प्रदेश में ही है। बांधवगढ़ की बात करें तो वो भी आपका मध्य प्रदेश में ही। और अमरकंटक, ये जो 4-5 आप देख रहे हैं जिन नामों का मैंने उद्धरण किया है, सब के सब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप इन्वायरमेंटल इकोलॉजी की बात करेंगे तो कान्हा और बांधवगढ़, इससे आपके क्वेश्चन बनते हैं। इसकी अवस्थिति क्या है, कौन सी नदियां आती हैं, कौन कौन से जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं। अमरकंटक की बात करेंगे तो नदियों से संबंधित है कि कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है। और महाकालेश्वर जो आपका काफी बड़ा तीर्थ स्थल है, तो इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। टॉपिक है सीबीएसई ने क्या किया है, उन्होंने शिक्षकों और छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए फेसबुक सोशल नेटवर्किंग साइट है उसके साथ में साझेदारी की है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्होंने क्या किया है, अभी हाल में ही एक घोषणा की है। और घोषणा के अंतर्गत ये चीज आपके बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम है जो 1967 का था और इसमें 2019 में संशोधन हुए थे। संशोधनों की बात करेंगे तो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्या संशोधन हुए थे, हम इसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ जानें। संशोधन ये हुए थे कि पहले जहां आप किसी संस्था को आतंकवादी संगठन घोषित कर सकते थे, अब वो संस्था केंद्रित ना होकर व्यक्ति केंद्रित हो गया है। अर्थात किसी व्यक्ति को भी जो आतंकवादी घटनाओं में शामिल उसकी संलिप्तता होती है या किसी तरीके से वो प्रोवोक करने की कोशिश करता है, इंसाइट करने की कोशिश करता है, इग्नाइट करने की कोशिश करता है, तो आप उसको भी क्या कर सकते हैं, आतंकवादी घोषित कर सकते हैं। या फिर देश की संप्रभुता अखंडता को उसने ठेस पहुंचाने की कोशिश की है, जो सामाजिक सौहार्द है उसको बिगाड़ने की कोशिश की है, तो फिर आप उसको क्या कर सकते हैं, डेजिग्नेट कर सकते हैं एज अ टेररिस्ट। और जहां हम पूर्वार्ध में देखते थे कि संबंधित राज्य से आपको उस चीज के लिए परमिशन लेना होता था, तो यहाँ पे इसमें भी बदलाव किया गया है कि एनआईए के जो महानिदेशक होते हैं बस उनका परमिशन चाहिए आपको एंड यू कैन डेजिग्नेट अ पर्सन एज अ टेररिस्ट। अभी जो गैर कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम है उसके अंतर्गत हम देखते हैं सिख फॉर जस्टिस पर प्रतिबंध लगाया गया है। और इसके अतिरिक्त आपको पता होगा जो खालसा मूवमेंट है हमारा, जो सिख आंदोलन चला था, तो सिख आंदोलन के बैकग्राउंड में ही है ये आपका सिख फॉर जस्टिस, जिस पे अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये है हमारा शिशु मृत्यु दर। क्योंकि आप 48 से 52वीं बीपीएससी के क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें ये पूछा गया था क्वेश्चन। तो आइए हम इनमें जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसको कवर करें। हम देखते हैं जो 1000 बच्चों के जन्म पर जितने बच्चों की मौत हो जाए तो उसको हम शिशु मृत्यु दर कहते हैं। भारत की अगर हम बात करें, संपूर्ण भारत के बारे में बात करें, तो इसमें ये आंकड़ा 32 जाता है। 1000 बच्चों पे 32 का आंकड़ा जाता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की बात करें तो जहां ग्रामीण क्षेत्र में 36 है, वहीं शहरी क्षेत्रों में इसका आंकड़ा 23 है। सबसे ज्यादा अगर हम देखें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो ये आपका कहाँ है, मध्य प्रदेश 48। और सबसे कम की बात करें अगर हम शिशु मृत्यु दर, तो वो आपका केरल में है। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान। और ये कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये आपको छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिपोर्ट, लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट। ये लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट कौन जारी करता है इसको, तो ये विश्व बैंक जारी करता है। प्रत्येक 2 साल पे जारी किया जाता है इसको। बहुत सारे क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। 6 क्षेत्रों को आप इसमें मुख्यतः शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है
वो है रेलवे से रिलेटेड। कभी कभार विगत प्रश्नों में आप देखेंगे बीपीएससी में वो पूछते हैं कि एनएच की लंबाई कितनी है बिहार में, भारत में, तो रेलवेज की लंबाई कितनी है। तो आइए हम देख लेते हैं। अगर हम वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की बात करें तो इसमें लगभग 68,443 किलोमीटर भारत में कुल रेलवे की लंबाई है। अगर वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो इंडिया का पोजीशन इसमें चौथा आता है। फर्स्ट नंबर पे जहां हमारा यूएस है, सेकंड पे चाइना, अगेन रशिया एंड लास्ट वन इज योर इंडिया। बहुत सारी कमिटीज होती हैं और कमिटीज किससे रिलेटेड हैं तो उनके बारे में पूछा जाता है। तो आइए उन्हीं के संबंध में हम बात करें, रेलवे सुधार। और रेलवे सुधार के लिए जिस कमेटी को फॉर्म किया गया था वो थे विवेक देबरॉय। और ये विवेक देबरॉय ही आप जब देखेंगे तो नीति आयोग के सदस्य भी हैं। जो अभी हाल में ही आपने सुना होगा कि रेलवे को प्राइवेटाइजेशन की ओर ले जाया जा रहा है और उसी से संबंधित है। जब इनकी रिपोर्ट आई थी तो उन्होंने कहा था यू मस्ट हैव टू लिबरलाइज द रेलवे, नॉट टू प्राइवेटाइज इट। तो आप समझ सकते हैं कि रेलवे सुधार से कौन संबंधित है। तो विवेक देबरॉय साहब बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। अब हम बात करेंगे ईस्ट कंटेनर टर्मिनल की। ये ईस्ट कंटेनर टर्मिनल कहाँ पे है तो ये श्रीलंका में है। श्रीलंका में कोलंबो पोर्ट पे अवस्थित है। एक्चुअली हम देखते हैं साल भर पहले इंडिया जापान ने साथ में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था कि इसको डेवलप करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि श्रीलंका डेट ट्रैप में फंस चुका है। और डेट ट्रैप किनके द्वारा किया गया तो चाइना की जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है उनके द्वारा। उन्होंने उनको कर्ज दिया और अपना टोटा बंदरगाह को उन्होंने लीज पे ले लिया लगभग 99 सालों के लिए। क्योंकि जब रीपेमेंट की बात आई, जो उन्होंने प्रोजेक्ट पे पैसे खर्च किए थे, और जब रीपेमेंट की बात आई तो वो रीपेमेंट नहीं कर पाए। दैट्स वाई श्रीलंका क्या हुआ तो डेट ट्रैप में फंस गया। और आप देखेंगे ये जो आपको ईस्ट कंटेनर टर्मिनल है वो उसके आसपास ही, कोलंबो पोर्ट के आसपास ही अवस्थित है। तो आप इस संबंध में जानकारी दुरुस्त कर लें कि इंडिया और जापान ने साथ में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। अगेन जो हमारा नेक्स्ट है वो है साउथ चाइना सी के बारे में। और साउथ चाइना सी काफ़ी आप कहेंगे तो विवादित एरिया है। चाइना वहाँ पे काफ़ी क्लेम करता है कि ये मेरी टेरिटरी है, और इसके अतिरिक्त जो भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं तो उनके साथ विवाद की स्थिति देखी जा रही है। उसी में अवस्थित है पारासेल आइलैंड। पारासेल आइलैंड का संबंध किससे है तो वियतनाम और चाइना से। दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स देखे गए हैं। हाल फिलहाल में चाइना का एग्रेशन काफ़ी बढ़ा है। उन्होंने जो उसके पड़ोसी देश हैं उनके नाव को डुबा दिया है, या फिर बहुत सारे उन्होंने आर्टिफिशियल आइलैंड्स वहाँ पे क्रिएट कर लिए हैं, वहाँ पे अपना बेस बना रहे हैं। और वो साउथ चाइना सी उनके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप देखेंगे वैश्विक व्यापार का बहुत बड़ा हिस्सा उधर से जाता है। ओके। और सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि वहाँ पे आप देखेंगे डिपॉजिट्स हैं। डिपॉजिट्स आपको ऑयल के डिपॉजिट्स हैं, मिनरल्स के डिपॉजिट्स हैं, समुद्री संसाधनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मछली उत्पादन के लिए वो क्षेत्र काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं साउथ चाइना सी इज लाइक अ चोक पॉइंट। तो जब आप चोक पॉइंट्स की बात करेंगे और चोक पॉइंट्स पे पूरे तरीके से कौन कब्जा करना चाहता है तो चाइना। तो चाइना और जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं तो उनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं लगभग 3, 4 या 5 सालों से, और उसके एग्रेशन में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसीलिए ये आपको पारासेल आइलैंड्स अभी चर्चा में है, तो आप याद रखेंगे वियतनाम और चाइना। धन्यवाद।